हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमंग उपाध्याय। वेलकम टू उमंग बायो क्लासेस। आज को जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ट्रांसलेशन और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ट्रांसलेशन में हम आज पूरा डिटेल में देखेंगे कि कैसे ट्रांसलेशन होता है एक्चुअल में, एमआरएनए से प्रोटीन बनता कैसे है। ठीक है, अब तक हम ये देख रहे थे कि डीएनए जो पूरा बॉस मॉलिक्यूल होता है, पूरे सेल का जो बॉस होता है, एक्चुअली मालिक होता है, वो अपनी मतलब उसे कोई काम करवाना होता है तो वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है, कैसे अपने काम को करवाता है। तो उसमें हमने पहले देखा था कि रेप्लिकेशन कर रहता है, मतलब रेप्लिकेशन उसमें होता है। फिर हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए बनने के बीच में उसका स्प्लाइसिंग होता है, फिर उसका कैपिंग टेलिंग होता है, वो हमने देखा था। फिर मैच्योर एमआरएनए बन जाता है। उसके बाद हमने देखा कि ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन से बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, उनका पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन का मतलब कि मोनोमर्स, बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जुड़ जुड़ के पॉलीमर्स बनाते हैं। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर कुछ नहीं है, एक से ज्यादा यूनिट जब जुड़ी हो, दो या दो से ज्यादा यूनिट जब जुड़ी हो तो उसे हम बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, और एक सिंगल यूनिट हो तो उसे बोलेंगे हम मोनोमर। तो ये पॉलीमर और मोनोमर और पॉलीमराइजेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन पे। ट्रांसलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। पेप्टाइड, दो अमीनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड बना। ठीक है, तो ये तुम्हारा हुआ पेप्टाइड बॉन्ड। ये तुम्हारा क्या हुआ? पेप्टाइड बॉन्ड। और बहुत सारे अमीनो एसिड के बीच में बन गया, मतलब एक से ज्यादा हो गया, दो से ज्यादा हो गया, तो वो बन गया पॉलीपेप्टाइड। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा। ठीक है, द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन एमआरएनए। देखो, अमीनो एसिड का अमीनो एसिड का जो भी सीक्वेंस होता है वो किससे वो होता है डिफाइन, वो होता है एमआरएनए पे जो भी सीक्वेंस है। देखो, जैसे एमआरएनए पे ये सीक्वेंस है, जैसे बस एग्जांपल के लिए ले लो ए यू जी, समझते हैं, इससे समझते हैं बस, ए यू जी यू ए सी। ठीक है, तो मान लो ये एमआरएनए के सीक्वेंस है। अब कैसे ये अमीनो एसिड को डिसाइड करेगा, मतलब एमआरएनए का जो बेस है, नाइट्रोजनस बेस, वो अमीनो एसिड को कैसे मतलब पहचाने। तो ये होता है ऐसे है कि ये तुम्हारा राइबोसोम में आएगा, समझो ये लार्जर यूनिट और ये स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम। अब यहाँ पे क्या होगा? टीआरएनए आएगा। टीआरएनए एडाप्टर मॉलिक्यूल होता है, इतना तुम्हें पता है, पिछले क्लास में हमने देखा था। टीआरएनए क्या होता है? एडाप्टर मॉलिक्यूल होता है। इसके पास यहाँ पे क्या होगा? अमीनो एसिड होगा। ये हमारा था एंटी कोडॉन लूप, इस पे 3 कोडॉन्स थे। तो ए यू जी है तो इसका एंटी कोडॉन होगा। ठीक है, एंटी कोडॉन का मतलब इसका अपोजिट होगा, तो यू ए सी, यही होगा ना। तो जब ये आएगा यहाँ पे इसका मैचिंग होगा, तो ये कौन सा अमीनो एसिड होगा? इतना तो मैंने बताया, ये तुम्हारा होगा मेथियोनिन। एयूजी का याद रखना, यू का याद रखना, यू फिनाइल एलेनिन, एयूजी मिथ्योनिन। और अगर याद हो जाए तो मेन याद कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो, हो गया। अब यूएससी के लिए कौन सा कोड वो आना चाहिए? टीआरएनए। यूएससी के लिए टीआरएनए आना चाहिए तुम्हारा। अब हम बात कर रहे हैं इस वाले के लिए, इस वाले के लिए हम ब्लू से करेंगे। ठीक है, देखो, यू है तो ए है तो यू, और सी है तो जी। तो इसके लिए ए यू जी वाला अगर टीआरएनए आएगा, एंटी कोडॉन ए यू जी अगर किसी टीआरएनए के पास होगा तो वो इसे कोड करेगा। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारा अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे। ये हमने पिछली क्लास में देखा था, बहुत बार, 4-5 बार हम देख चुके। अभी तुम बोल रहे हो कि इतना भी क्या बताना, लेकिन जब क्लियर नहीं होगा ना फिर बाद में, देखो 5 बार पढ़ने से बढ़िया है कि एक बार अच्छे से पढ़ लो तो बहुत दिन याद रहेगा। ठीक है, द अमीनो एसिड आर ज्वाइंड बाय अ बॉन्ड विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमीनो एसिड किसी अगर बॉन्ड से जुड़ते हैं उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्ड एनर्जी। तो ये जो दो अमीनो एसिड के बीच में अगर कोई बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, तो इसमें एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कहाँ से आएगी? देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज itself amino acid are activated in the presence of ATP पावर हाउस, क्या बोलते हैं, एनर्जी होता है, एनर्जी का एक फॉर्म होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल होती है। प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ो, फिर तुम्हें पता चलेगा क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ और भी काम होता है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन जैसा कोई टर्म होता होगा,
पढ़ो तब तो। आज तुम तो क्लास 12 में हो ना, 11th तो पढ़ी होगी तुमने। लिंक्ड बाय देयर कॉग्नेट टीआरएनए। देखो होता क्या है, जो यहाँ पे टीआरएनए जुड़ रहा था ना, रुको मैं बताऊँ, ये जो तुम्हारा टीआरएनए जुड़ रहा था ना ऐसे अमीनो एसिड से टीआरएनए ऐसे करके, अरे हाँ यार समझने के लिए, ये तुम्हारा है टीआरएनए। तो ये जो अमीनो एसिड जुड़ रहा था ना इससे टू देयर कॉग्नेट आरएनए, मतलब उसके खुद के आरएनए से, ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पे एंटीकोडॉन में उसका कोड रहेगा और उसी कोड से ये तुम्हारा अमीनो एसिड जुड़ेगा, ठीक है। तो ये खुद अमीनो एसिड जुड़ता ही है उसके हेल्प से, एटीपी के हेल्प से। बिना एटीपी के हेल्प से ये खुद नहीं जुड़ पाएगा अमीनो एसिड। तो वो कैरी क्या, टीआरएनए कैरी क्या करेगा, ठीक है। तो देखो अब फर्स्ट फेज में एटीपी के प्रेजेंस से अमीनो एसिड टीआरएनए से जुड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो ये टीआरएनए है तुम्हारा, यहाँ पे एंटीकोडॉन है। तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड अटैच हो रहा है, अमीनो एसिड जो तुम्हारा अटैच हो रहा है, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा एटीपी। एटीपी में कैसे लगेगा तुम्हें पता होना चाहिए, PO4 माइनस होता है ना, PO4 बता रहा हूँ मैं, सब बता रहा हूँ। PO4 माइनस होता है फॉस्फेट, यहाँ पे ट्राई फॉस्फेट है तो 3 फॉस्फेट यूज होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो तुम्हें एटीपी और एएमपी में वो डिफरेंस क्लियरली समझ आ जाना चाहिए। एटीपी तुम्हारा ये है 3 फॉस्फेट, PO4 माइनस के फॉस्फेट, ठीक है। ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट में 1 फॉस्फेट होगा, ट्राइफॉस्फेट में 3 फॉस्फेट होगा, डाइफॉस्फेट में 2 फॉस्फेट होगा। तो एटीपी इसी को हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और तुम्हें पता होना चाहिए कि जो एनर्जी बनती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही बनती है, ठीक है। तो अब देखो ये जो है यहाँ पे फॉस्फेट से तुम्हारी एनर्जी आई, फॉस्फेट से तुम्हारी एनर्जी आई एटीपी से, एटीपी के फॉस्फेट से तुम्हारी एनर्जी आई, उस एनर्जी से तुम्हारा अमीनो एसिड बना, अमीनो एसिड जुड़ा, सॉरी अमीनो एसिड टीआरएनए से जुड़ा। तो यहाँ पे हुआ तुम्हारा अमीनो एसाइलेशन, ठीक है, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, या इसी को हम बोलेंगे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। देख रहे हो यहाँ पे क्या लिख रहा है, फर्स्ट में अमीनो एसिड तुम्हारा एक्टिव होगा और लिंक होगा उसके रिस्पेक्टिव टीआरएनए से, ठीक है। जिस कोड जो टीआरएनए के पास जो भी कोड होगा उससे मिलता जुलता वो कोड जिस अमीनो एसिड को कोड करेगा वो तुम्हारा अमीनो एसिड आकर के उस टीआरएनए से, उस स्पेसिफिक टीआरएनए से, उस रिस्पेक्टिवली टीआरएनए से आकर के जोड़ेगा। ये तो इस प्रोसेस को तुम बोलोगे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, या फिर अगर अच्छे से मतलब मोर स्पेसिफिक टर्म में बोलो तो उसे बोलोगे अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, ठीक है। ये समझ आ गया। डायरेक्ट तुम्हारा टीआरएनए लेते नहीं आएगा, मतलब एमआरएनए का कोड पढ़ा और टीआरएनए ले आके अमीनो एसिड छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। पहले टीआरएनए चार्ज होगा, चार्ज कैसे होगा, उस पर जुड़ेगा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कैसे जुड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ एटीपी। एटीपी में ऐसा क्या होता है, एटीपी में होता है फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट के पास ऐसा क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। इफ टू सच tRNA are brought close enough, the formation of peptide bond between them would be favored energetically। देखो अगर 2 चार्ज tRNA आए, 2 चार्ज tRNA से मतलब क्या है, देखो ऐसे, ये तुम्हारा चार्ज tRNA है, ठीक है। अगर 2 ऐसे, यहाँ पे देख रहे हो PO4 जुड़ गया, एटीपी से किस में गया, ये रुको, ये एटीपी से किस में जा रहा है, एटीपी से तुम्हारा एएमपी में जा रहा है, मतलब 2 फॉस्फेट तुम्हारे कंज्यूम हो गए, 2 फॉस्फेट तुम्हारे कंज्यूम हो गए, किस में कंज्यूम हो गए, एनर्जी बनाने में। तो ये तुम्हारा यहाँ पे देखो ये तुम्हारा बन गया चार्ज टीआरएनए। यहाँ पे देखो ये अलग है, ये अलग है फॉस्फेट, ये तुम्हारा एंजाइम है टीआरएनए सिंथेज। ये जो ब्लू वाला देख रहे हो ना, ये तुम्हारा एंजाइम है, एंजाइम। यहाँ पे देखो एटीपी सिंथेज, मैं बार बार बोलता हूँ जिसके भी पीछे ASE लिखा हो उसको समझो कि वो एंजाइम है, ठीक है। एटीपी सिंथेज, टीआरएनए सिंथेसिस की मदद से ये तुम्हारा प्रोसेस होगा और एटीपी से ये बदल जाएगा एएमपी में, मतलब 2 फॉस्फेट यूज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये टीआरएनए के साथ तुम्हारा ये अमीनो एसिड जुड़ जाएगा। ये जो अमीनो एसिड देख रहे हो ये तुम्हारा है ग्लाइसिन, ठीक है।
तो ग्लाइसिन के लिए जो इसके पास एंटीकोडॉन लूप होगा वो तुम्हारा उसके साथ ग्लाइसिन जुड़ जाएगा। मुझे कैसे पता चला, यहाँ पे लिखा है अमीनो एसिड, ये जो स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारा है अमीनो एसिड ग्लाइसिन का, और ये तुम्हारा है टीआरएनए, और ये क्या है, ये तुम्हारा है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट एंजाइम है ये, सॉरी ये सिंथेटेज एंजाइम है, ये दो चीजों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ऐसे होता है यहाँ पे एनर्जी। अब ऐसे देखो, ये जो तुम्हारे दो चार्ज है ना, ऐसे अगर दो टीआरएनए आपस में जुड़ते हैं, कहाँ पे जुड़ेंगे, यहाँ पे आरएनए होगा, एमआरएनए, इसके पास बहुत सारे कोड होंगे, बेस होगा ना बेस, तो यहाँ पे ये तुम्हारा एंटीकोडॉन लूप है, तो ये यहाँ से वो करेगा, बेस पेयर बनाएगा, तो ऐसे बहुत सारे टीआरएनए आएंगे ना। हमने वीडियो देखा था, याद है तुम्हें, आज भी देखेंगे, आज भी, परेशान ना हो। ये टू सच चार्ज टीआरएनए, अगर ऐसे दो चार्ज टीआरएनए पास में है तो उन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, और वो उनका जो रिएक्शन होगा वो एनर्जी के साथ फेवर किया जाएगा। फेवर का मतलब होता है उसे मोटिवेट किया जाएगा, आगे फर्दर कैरी किया जाएगा। ठीक है, मतलब आगे होगा वो। यहाँ पे तुम देख सकते हो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, बहुत सिंपल वर्ड्स में है, अमीनो एसिड तुम्हारा चार्ज टीआरएनए। एक चीज याद रखना, एंजाइम, टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, ये सब हम देख लिए। ऐसे देखो, ऐसे आता है तुम्हारा टीआरएनए, पहले ये यहाँ पे क्या लगा, एटीपी लगा, एटीपी लगा, ये अमीनो एसिड टीआरएनए से जुड़ गया, ये तुम्हारा टीआरएनए है, ये तुम्हारा। अच्छा, बहुत जगह तुम बोल रहे होगे कि ये ऐसे कैसे शेप है, ये सिर्फ एक लाइन डायग्राम में समझाने के लिए। ठीक है, एक्चुअल में टीआरएनए ऐसे ही होता है, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में टीआरएनए का शेप ऐसे होता है, क्लोवर लीफ मॉडल, इन्वर्टेड एल शेप। एनसीईआरटी का तुम डायग्राम देख लेना। देखो, ये तुम्हारा वो हुआ, ये तुम्हारा टीआरएनए का क्या है, एंटीकोडॉन लूप है ये। एयूजी, देखो एमआरएनए पहला कोड क्या है, एयूजी, एयूजी है ना पहला कोड, तो एंटीकोडॉन में क्या होगा, यूएसी। अब एयूजी किसके लिए कोड करता है, एयूजी कोड करता है मेथियोनिन के लिए, तो मेथियोनिन आ गया ना। सेम वैसे ही यूजेजी किसके लिए कोड करेगा, अगर इसके हिसाब से हम बात करें तो इसके हिसाब से फिर ट्रिप्टोफैन के लिए। और यू 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 या यूयूसी, यूयूसी या यूयूयू किसके लिए करेगा, फिनाइल एलेनिन के लिए। ठीक है, तो ऐसे तीसरा जो टीआरएनए लेके आएगा वो किसे लेके आएगा, फिनाइल एलेनिन को, फिनाइल एलेनिन को। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वुड इनहेंस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। कैटलिस्ट का काम होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे अगर कोई रिएक्शन इतने पे जाके एक्टिवेट हो रही है तो कैटलिस्ट रहेगा तो इतने पे ही उसे एक्टिवेट करके और किसी भी चीज को उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एनर्जी कम यूज होता है। द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इज राइबोसोम। राइबोसोम को हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, ऑफ सेल। तो ये जितना भी प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन कैसे बनेंगे, दो अमीनो एसिड को जोड़ो, पेप्टाइड बॉन्ड बनाओ, और बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ गए हैं तो प्रोटीन बन गया। प्रोटीन होता क्या है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड को साथ में मिला दो तो प्रोटीन बन जाएगा। स्केल अपना बेस्ट एग्जाम्पल, बहुत सारे सेंटीमीटर को मिला दो तो इंच बन जाएगा, बहुत सारे और सेंटीमीटर्स को मिला दो तो मीटर बन जाएगा, बहुत सारे हजारों लाखों सेंटीमीटर मिला दो तो किलोमीटर्स बन जाएंगे। वैसे ही बहुत सारे अमीनो एसिड मिला दो प्रोटीन बन जाएगा। द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए एंड अबाउट 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। एनसीईआरटी ने 80 लिख रखा है, और राइबोसोम के पास क्या होता है, 80 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चरल आरएनएज होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल आरएनएज होते हैं। राइबोसोम क्या होता है कि ये जब इनएक्टिव होता है, मतलब कोई प्रोटीन नहीं बना रहा होता है, एक्टिव इनएक्टिव का मतलब क्या है, राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। ठीक है, तो इनएक्टिव कब होगा, जब प्रोटीन नहीं बना रहा होगा। तो ये दो अपने सब यूनिट में टूट जाता है, एक 16S स्मॉल और एक 14S लार्ज। ठीक है, मतलब 16S स्मॉल और ये तुम्हारा 50, यहाँ से तुम देख सकते हो 50S तुम्हारा लार्ज है और 30S तुम्हारा स्मॉल है। यहाँ से 40S तुम्हारा स्मॉल है, 60S तुम्हारा लार्ज है, तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, 50 और 30 अलग हो जाएगा, 60 और 40 अलग हो जाएगा। When the small unit encounter mRNA, the process of translation of the mRNA to protein begins। हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि एक क्वेश्चन आता है कि
कौन सा यूनिट ऑफ राइबोसोम पहले mRNA को कैच करेगा। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने साफ साफ लिख रखा है कि जो स्मॉल यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स mRNA। इस लाइन को याद रख लेना, बहुत बार उसमें पूछता है नीट में, ठीक है, MCQ बना के। बोर्ड्स में तो तुम लिख ही दोगे। देखो बोर्ड्स के लिए ना तुम्हें एक बार खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं। बोर्ड्स के लिए मैं कई बार बता चुका हूँ, अरिहंत की बुक ले लेना अगर नहीं लिए हो तो, मेरे पास पड़ी है, मैं दिखाऊँ, ये अरिहंत की CBSE चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर बायोलॉजी क्लास 12th, ठीक है, तो ये ले लेना। मैंने भी पढ़ी थी यार बहुत बार, इस बुक को मैंने कम से कम 15-20 बार पढ़ लिया होगा पूरा। व्हेन द स्मॉल सब यूनिट, देखो तो स्मॉल सब यूनिट तुम्हारा mRNA को इनकाउंटर करता है। द प्रोसेस, यहाँ से जब स्मॉल सब यूनिट mRNA को पकड़ लेगा, उसके बाद से तुरंत तुम्हारा ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ट्रांसलेशन में क्या होता है, mRNA से प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। देयर आर 2 साइट इन लार्ज सब यूनिट फॉर सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड टू बाइंड एंड दस टू बी क्लोज इनफ टू ईच अदर टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड। राइबोसोम में से दो ऐसी जगह होते हैं, 2 साइट्स होती हैं, ठीक है, लार्ज सब यूनिट में। ये तुम्हारा लार्ज सब यूनिट है, ये जो है ना, ये जो तुम देख रहे हो, ये तुम्हारा लार्ज सब यूनिट है। इसमें 2 ऐसी साइट्स होती हैं। पहली साइट का काम है कि तुम्हारा अमीनो एसिड को बाइंड करना, अमीनो एसिड को जोड़ना, और दूसरा काम है कि पेप्टाइड बॉन्ड को सिंथेसिस करना, ठीक है। एक अमीनो एसिड पकड़ेगा, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, एक अमीनो एसिड पकड़ेगा, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। द राइबोसोम ऑल्सो, बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में क्या याद रखना, एक एंजाइम होता है राइबोजाइम, एक एंजाइम है राइबोजाइम, ये कैटलिस्ट के जैसे काम करता है। कैटलिस्ट के जैसे काम करके ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। बैक्टीरिया लिखा है मतलब प्रोकैरियोट्स, इतना याद रख लेना। बैक्टीरिया में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है राइबोजाइम, राइबोसोम, राइबोजाइम, राइजोफोरा। ये जब तुम देखो, अभी तो जूलॉजी पढ़ रहे हो, ये तुम्हारा चैप्टर वैसे आता है बॉटनी में, लेकिन जब तुम वो पढ़ोगे, पूरा प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे, तो तुम कहीं ना कहीं बहुत सारे टर्म्स में ना वो कंफ्यूज हो जाओगे। राइजोफोरा, राइजोम, राइजोजाइम, राइबोसोम, इन सब में ना बहुत तुम कंफ्यूज हो गए। तो अभी से याद रखो कि राइबोजाइम, जो राइबोजाइम है वो तुम्हारा एक एंजाइम है। क्या राइम बैठेगा, अरे वाह, ये भी राइम बैठ गया। राइबोजाइम है एंजाइम, ठीक है। ये क्या बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। किस में बनाता है, बैक्टीरिया में बनाता है। बैक्टीरिया किस में आता है, प्रोकैरियोट्स में आता है। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम कैसा पाया जाता है, 70S पाया जाता है। यूकैरियोट्स में कैसा पाया जाता है, 80S पाया जाता है, ठीक है। A translational unit in mRNA is a sequence of RNA flanked by the stop codon AUG and the stop codon codes for polypeptide। जल्दी कमेंट करो। टोटल 64 कोडॉन्स थे हमारे पास जेनेटिक कोड में, उसमें से 3 हमारे पास स्टॉप कोडॉन थे, उन तीनों का नाम लिखो। तो जो mRNA में ट्रांसलेशनल, मतलब जहां पे ट्रांसलेशन होता है, जिस डीएनए के पार्ट का ट्रांसलेशन होता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल यूनिट। वो तुम्हारा शुरू होता है स्टार्ट कोडॉन AUG से। AUG किसके लिए कोड करता है, मेथियोनिन के लिए कोड करता है। तो पहला, हर प्रोटीन का पहला जो अमीनो एसिड होगा वो तुम्हारा होगा मेथियोनिन। अब देखो, ट्रांसलेशन यूनिट के साथ साथ उस mRNA में एक और यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, UTR। यहाँ पे अगर कोई दिक्कत हो ना तो बता देना, इसमें कुछ है नहीं, बस यही लिख रखा है कि जो mRNA का ट्रांसलेशनल यूनिट होता है, जहाँ जिसका ट्रांसलेशन होता है, उसके पास स्टार्ट कोडॉन से वो शुरू होता है और खत्म होता है स्टॉप कोडॉन पे, जो कि एक पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है। मतलब पूरा ट्रांसलेशनल यूनिट स्टॉप कोडॉन नहीं कोड करता, स्टॉप कोडॉन चुपचाप बैठे रहेगा, उसके लिए ना tRNA है ना कुछ है। तो जब RNA पॉलीमरेज जाएगा, देखेगा ये तीनों बैठे हैं, तीनों में से कोई एक बैठा है, तो वो अपने आप वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, ठीक है, ट्रांसलेशन भी रुक जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, mRNA के पास कुछ एडिशनल सीक्वेंस होते हैं जो कोड नहीं करते, हमने पढ़ा था ना 5MGPPP और 3 में थर्ड एंड पे क्या लग रहा था, कैपिंग टेलिंग में पॉलीएडाइलेटेड टेल, ठीक है। द UTR रीजन्स आर प्रेजेंट एट बोथ। तो देखो, mRNA के पास कुछ ऐसे भी रीजन्स होते हैं, ना तो वो ट्रांसलेशन करते हैं, ना कोई प्रोटीन या कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, बस वैसे ही पड़े रहते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये 5 एंड पे भी प्रेजेंट होते हैं और 3 एंड पे भी प्रेजेंट होते हैं।
आफ्टर स्टॉप कोडॉन देखो, स्टार्ट कोडॉन मतलब 5 एंड पे कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, बिफोर मेथियोनिन, और 3 एंड पे कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, आफ्टर तुम्हारे स्टॉप कोडॉन्स। स्टॉप कोडॉन्स UAA, अगर तुम कमेंट कर दियो तो मैच कर लो, UGA UAG, ये B नहीं है, U है। ये तुम्हारे 3 स्टॉप कोडॉन्स है। इसके बाद तुम्हारा रहेगा 3 प्राइम पे, और AUG से पहले रहेगा तुम्हारा 5 प्राइम पे, ठीक है। ये जो UTR रीजन है, अनट्रांसलेटेड रीजन, दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। इनका जरूरत इसलिए ताकि जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके, उसमें कोई गलती ना हो, म्यूटेशन ना हो। यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये तुम्हारा RNA कोडिंग, ये तुम्हारा DNA डबल हेलिक्स, इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ये तुम्हारा प्री mRNA बना, इसको हम बोलते हैं HNRNA, हेट्रोन्यूक्लियर RNA, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा प्रोसेस स्प्लाइसिंग हुआ, फिर ये तुम्हारा कैपिंग हुआ, फिर ये तुम्हारा टेलिंग हुआ। 200 से 300 रेसिड्यूज ऑफ किसका, पॉली एडिनाइलेटेड रेसिड्यूज हम यूज करते हैं इन टेलिंग। स्प्लाइसिंग हुआ, तुम्हारा इंट्रॉन्स रिमूव हुए। उसके बाद ये जो तुम्हारा है, ये मेच्योर RNA है, ये इस पार्ट का सिर्फ प्रोटीन बनेगा। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, इस पार्ट का सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन बनेगा। देखो येलो से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जितना है ना, सिर्फ इतने का प्रोटीन बनेगा। ये तुम्हारा रेड हो गया है, बट याद रखो कि सिर्फ इतने का, ये जो देख रहे हो ना प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस, सिर्फ इतने का तुम्हारा बनेगा क्या, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से प्रोटीन। बाकी इधर जो है ये तुम्हारा है 5 UTR रीजन, मतलब कैपिंग। इसमें क्या था, MG मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इधर लगा है, और इधर पॉली एडिनाइलेटेड रेसिड्यूज, और यहाँ से तुम्हारा इससे क्या बन रहा है, पॉलीपेप्टाइड बन रहा है। यहाँ पे देख रहे हो, 1 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड, 3 अमीनो एसिड, 4 अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड। जब बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं तो पॉलीमर उसे बोलते हैं हम केमिस्ट्री में। इस साल तो चैप्टर ही खत्म हो गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन है UTR से, ये जो तुम UTR अभी देखे हो ना, कहाँ गया UTR, ये जल्दी जल्दी पढ़ लो ये लाइन, तुम अपने ओर से एक बार ये लाइन पढ़ लो, फिर मैं तुमसे इस पर क्वेश्चन पूछता हूँ। ये वाली लाइन तुम अपने ओर से पढ़ो। पढ़ ली है, रोक के पढ़ लेना। अब आओ क्वेश्चन पे। UTR आर सीक्वेंस ऑफ RNA बिफोर इनिशिएशन कोडॉन एंड आफ्टर टर्मिनेशन कोडॉन। हाँ सही है, ट्रू है। अभी हमने देखा यहाँ पे क्या लिखा है, देखो NCERT कैसे लिखी है, बिफोर स्टार्ट कोडॉन, स्टार्ट क्या बोलते हैं, इनिशिएशन, आफ्टर स्टॉप कोडॉन, टर्मिनेटर। याद आया। अब ये क्वेश्चन देखो कितना वो है, ट्रिकी। UTR प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू mRNA एंड ऑल्सो इंक्रीज ट्रांसलेशनल एफिशिएंटी। हाँ ये भी सही है। कैसे सही है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशनल प्रोसेसेस। देखिए इस वाले लाइन से कैसे क्वेश्चन घुमाया है, इन दोनों लाइन से, ये तुम्हारा एसर्शन में डाल दिया, ये तुम्हारा रीजन में डाल दिया। देखे, बट ये जो रीजन है, ये जो रीजन है वो इसको वो नहीं कर पा रहा है, परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि हाँ इस रीजन की वजह से ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही होगा। सही तो दोनों है, यहाँ पे देखो, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन, मतलब ये उतना वो सफिशियंट नहीं है, इसको सही से वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि इसके ये जो तुम देख रहे हो स्टेबिलिटी और ट्रांसलेशन दे रहा है, इसके वजह से ये तुम्हारा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, देखो अब हम ट्रांसलेशन देख रहे हैं। देखो यहाँ पे तुम्हारा tRNA आ रहा है, यहाँ से ग्लाइसिन ऐसे बनते बनते गया है, ये तुम्हारा एग्जिट है, ये तुम्हारा पेप्टिडाइल वाला है, यहाँ से एसिटाइल वाला, EPA रीजन होता है, एग्जिट, पेप्टिडाइल और एसिटाइल वाला। ठीक है, यहाँ से देखो तुम बेस पेयरिंग हो रहा है। अच्छा एक चीज तुमसे मैं पूछूं, जो tRNA के पास एक कोड होता है, tRNA के पास ये कोड होता है, वो DNA के टेम्पलेट स्ट्रैंड से मैच करता है या कोडिंग स्ट्रैंड से मैच करता है? वो DNA के टेम्पलेट स्ट्रैंड से मैच करेगा या कोडिंग स्ट्रैंड से मैच करेगा? आओ उसको भी एक बार डिस्कस कर लें, आखिर में बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। देखो mRNA हमें पता है कि ये कोडिंग स्ट्रैंड से मैच करता है, ठीक है, हमें इतना पता है कि mRNA कोडिंग स्ट्रैंड से मैच करता है।
तो ये इसका अपोजिट है, टीआरएनए एंटी कोडॉन है, तो इसका कोडिंग का क्या होगा, टेम्पलेट का ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो जो एमआरएनए वो कोडिंग से मैच कर रहा है, तो टीआरएनए का किससे मैच करेगा, टेम्पलेट से। डिफरेंस क्या होगा कि इस पे यूरेसिल के जगह, थाइमिन के जगह क्या होगा, यूरेसिल होगा दोनों में, ठीक है। टीआर है तो आरएनए ना भाई, ये चाहे एमआरएनए हो या टीआरएनए हो, है तो एक आरएनए ही, तो यहाँ पे थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा। बाकी टेम्पलेट टीआरएनए से मैच करेगा और एमआरएनए कोडिंग से मैच करेगा, टी से टेम्पलेट, टी से टीआरएनए और तुम्हारा कोडिंग से एमआरएनए। ये कहीं सिलेबस में नहीं है, बस ऐसे ही अपने दिमाग का वो करने के लिए कि बहुत ज़्यादा अगर चलता हो तो हम देख लिए, ठीक है। इस पर कोई वो मत परेशान मत होना। फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम बाइंड्स टू एमआरएनए एट द स्टार्ट कोडॉन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ओनली इनिशिएटर टीआरएनए। देखो जो राइबोसोम है, राइबोसोम वो तुम्हारा एमआरएनए से बाइंड होता है, और ये सिर्फ एक ही वो है कोडॉन, एक ही तुम्हारा कोड है, जेनेटिक कोड, ये सिर्फ वही पहचान सकता है, उसका नाम है AUG। ये सिर्फ AUG ही पहचान सकता है कि एमआरएनए के किस पार्ट पे राइबोसोम जुड़ा है और कहाँ से ट्रांसलेशन शुरू करना है, कहाँ से प्रोटीन बनाना है, ठीक है। यहाँ से इनिशिएशन होगा। द राइबोसोम प्रोसीड टू द इलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इलोंगेशन का मतलब अब शुरू हो गया है, अब लास्ट तक उसे खींच के ले जाना है, उसे वो इलोंगेशन फेज होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज, ड्यूरिंग इलोंगेशन, complex composed of an amino acid linked to tRNA subsequently bind to appropriate codon in mRNA by forming complementary base pair with tRNA anticodon। तो हमने देखा कि कैसे tRNA आ रहा था, कैसे उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही थी, और कैसे उसका पॉलीमराइजेशन हो रहा था, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा था, और प्रोटीन्स बनने की प्रोसेस हो रही थी, ठीक है। ये भी हमने देखा कि ATP के हेल्प से कैसे अमीनो एसिड टीआरएनए से जुड़ रहा था। द राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन अलोंग द एमआरएनए। अब देखो जैसे ये एमआरएनए है तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब राइबोसोम क्या करेगा, ऐसा थोड़ी करेगा कि एक बेस पेयर पहले करेगा, फिर एक बेस पेयर, फिर एक बेस पेयर, ऐसा नहीं है। बेस पेयर नहीं बोलना चाहिए, बेस बोलना चाहिए कायदे में। ऐसा थोड़ी है कि एक एक बेस को पढ़ेगा, नहीं, वो कोडॉन पढ़ेगा। कोडॉन क्या होता है, जेनेटिक कोड जाके देख लो, 3 बेस को मिला करके एक कोड बनता है। इसको किसने दिया था, नीरज मार्शनबर्ग ने, गॉर्ज गैमो ने और हरगोविंद खुराना ने। ये सब तुम देख सकते हो, जेनेटिक कोड उमंग बायो क्लास से सर्च करो, आ जाएगा। तो जो तुम्हारा राइबोसोम है वो तुम्हारा इसको पढ़ेगा, इससे जो टीआरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री जो बनाएगा उसका अमीनो एसिड रखेगा, फिर इसके अमीनो एसिड से वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, फिर इसके अमीनो एसिड से पेप्टाइड, इसके अमीनो एसिड से पेप्टाइड, और जब लास्ट वाला, जब UAA UAG और UGA, जब ये तीनों में से कोई एक आ जाएगा तो वहां से पेप्टाइड बॉन्ड बनाना बंद, अमीनो एसिड उसके बाद से जोड़ना बंद, ठीक है। उसके बाद छुट्टी हो जाएगी सबकी, और प्रोटीन वहां से बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद अपना प्रोटीन का खुद का भी एक स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनी, ठीक है। अब यहां तक तो था हमारा ट्रांसलेशन। अब हम बात करते हैं अपने रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशंस के बारे में, ठीक है। ये इस वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है, तो पार्ट 2 के लिए हो जाओ रेडी, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन, ये जो पार्ट 2 है ना, ये 2 दिन में आएगा, ठीक है। छोटी छोटी वीडियोज बना करके 2 दिन में अपलोड हो जाएंगे। Regulation of gene expressions refer to a very broad term that may be occur at various level, considering that a gene expression result in the formation of polypeptide. It can be regulated at several levels. In eukaryotes, the regulation could be exerted at, देखो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि जीन अपने आप को, जो DNA का 2 डबल हेलिक्स था ना, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड था, टेम्पलेट, उसके एक्सप्रेशन को, वो जो अपना काम करवाना चाह रहा है, उसको हम कहाँ कहाँ पे रोक सकते हैं, कहाँ कहाँ पे उसे रेगुलेट कर सकते हैं, इसके कहने का वही मतलब है, ठीक है। तो अब उसे रेगुलेट करने के 4 पॉइंट्स हैं मेन जगह। पहला कि ट्रांसक्रिप्शन जब हो तभी रोक दो, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। दूसरा कि जब स्प्लाइसिंग हो रहा हो तब कुछ ऐसी जगह से काटे दो उसे कि उसका पूरा जीन ही बेकार हो जाए, तो प्रोसेसिंग लेवल या स्प्लाइसिंग के टाइम पे, ठीक है। अरे भाई
प्री mRNA से mRNA बनना, पहले तो देखो DNA से RNA बनना, वहां पे हम रोक सकते हैं। फिर प्री mRNA से तुम्हारा RNA बनना, नहीं समझे? यहाँ पे आओ, परेशान ना हो। पहले तो यहाँ पे हम रोक सकते हैं उसे, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ रोक सकते हैं? उसके बाद हम इसे रोक सकते हैं इस वाले पे, ये जो प्रोसेसिंग हो रहा है यहाँ पे रोक सकते हैं। फिर तीसरा हम कहाँ रोक सकते हैं? इसको हम रोक सकते हैं mRNA से ट्रांसलेशन में, mRNA से ट्रांसलेशन में। और mRNA तुम्हारा यहाँ पे भी तो आएगा, mRNA आउटसाइड द सेल भी तो जाएगा, आउटसाइड सेल, तो सेल में जाने से ही रोक दो, सबसे अच्छा है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ रोक सकते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, वहीं पे काट दो उसे, फिर ट्रांसलेशन नहीं ना होने दो, तो 4 जगह पे उसे रोक सकते हैं ना। यूकैरियोट्स की बात हो रही है, यूकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स में तो भाई एक ही कंपार्टमेंट में होता है, उसमें सिर्फ हम ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही कर सकते हैं, क्योंकि उसमें स्प्लाइसिंग भी नहीं होता है, आउटसाइड द उसमें बाहर भी नहीं जाता है, ट्रांसलेशन होता है। तो हमने ये भी पढ़ा है कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में एक साथ भी हो सकता है, तो उसमें बहुत कम चांसेस हैं कि ये इसे रोक पाया जाए, रेगुलेट कर पाया जाए। लेकिन यूकैरियोट्स में बहुत ज़्यादा चांसेस, देख रहे हो चांसेस। ये वीडियो चलेगी, वीडियो चलेगी, चलेगी, आओ देखते हैं वीडियो, उसके बाद भी कुछ है, पहले पढ़ लेते हैं फिर वीडियो देखेंगे। द जीन्स इन अ सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन और अ सेट ऑफ फंक्शन। देखो जो भी सेल में जीन होता है वो या तो एक कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा या फिर सेट ऑफ फंक्शंस, मतलब बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल, इफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज is synthesized by E. coli, it is used to catalyze the hydrolysis of disaccharide lactose into lactose glucose. The bacteria use them as source of energy। देखो बैक्टीरिया हो, हम हो, या कोई भी हो, मोस्ट जो तुम्हारा एनर्जी का सोर्स होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, वो ग्लूकोज होता है। कभी भी हम एग्जॉस्ट फील करते हैं तो सोचते हैं ग्लूकोन डी पी लो, ग्लूकोन डी पी लो, या फिर कुछ भी ऐसा पी लो जिसमें ग्लूकोज हो हाई अमाउंट में। क्यों? प्लांट्स भी हैं, प्लांट्स भी ग्लूकोज बनाते हैं एज अ फूड, इस सुक्रोज में वो ट्रांसलोकेट करते हैं, मतलब सुक्रोज बना करके वो ट्रांसफ़र करते हैं और स्टार्च के फॉर्म में वो अरेंज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्लूकोज जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है, एनर्जी का एक ही दूसरा रूप है। तो एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम है जो कि लैक्टोज को, जो बैक्टीरिया लैक्टोज को नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए। तो वो क्या करता है कि किसी भी डाइसैकेराइड को, जैसे लैक्टोज है, उसको गैलेक्टोज में तोड़ेगा। अब गैलेक्टोज को तोड़ने के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम चाहिए। एज लिखा है ना, एंजाइम है, किसको तोड़ेगा? गैलेक्टोज को। तो ये गैलेक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ेगा, ठीक है, गैलेक्टोज मोनोमर ऑफ ग्लूकोज, गैलेक्टोज इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, सॉरी ग्लूकोज मोनोमर होगा, गैलेक्टोज तुम्हारा उसमें आएगा डाइसैकेराइड पॉलीमर में, ठीक है। मैं घूम जाता हूँ कभी कभी। तो देखो ये तुम्हारा किससे बनता है, किस बैक्टीरिया में? ई कोलाई, एसर्सिया कोलाई में बनता है, ठीक है। Hence, if the bacteria do not have lactose around them to be utilized for energy source, they would no longer require the synthesis of enzyme beta galactosidase। देखो क्या होगा, कोई भी बैक्टीरिया है उसके चारों तरफ लैक्टोज पड़े हैं, उसके चारों खाने को सिर्फ लैक्टोज ही है, बस ऐसा सिचुएशन तुम समझो कि कोई बैक्टीरिया है उसको खाने को सिर्फ लैक्टोज है, जो कि वो आसानी से, अगर उसके पास कोई और ऑप्शन हो तो वो लैक्टोज नहीं खाएगा, कोई भी बैक्टीरिया है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है तो उसे लैक्टोज ही खाना पड़ेगा। अब वो पचाएगा कैसे? पचाएगा ऐसे कि उसे तोड़ेगा, तोड़ के सिंपलर फॉर्म में ले आएगा। सिंपलर फॉर्म क्या होगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज किससे टूटेगा? गैलेक्टोज से। गैलेक्टोज को तोड़ने के लिए एंजाइम कौन सा चाहिए? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। तो अभी एंजाइम तो बनाएगा ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा तो गैलेक्टोज तोड़ेगा ग्लूकोज और ग्लूकोज में, तब बैक्टीरिया को ग्लूकोज खाने को मिलेगा फ्रॉम लैक्टोज। ऐसे नॉर्मल ग्लूकोज प्रेजेंट हो तो इसे कोई जरूरत नहीं है इसको बनाने के लिए। ऐसे नॉर्मल ग्लूकोज प्रेजेंट हो तो क्या जरूरत है लैक्टोज को तोड़ करके इतनी एनर्जी वेस्ट करके ग्लूकोज बनाने के लिए, जब ग्लूकोज मिल ही रहा है। बट जब लैक्टोज रहेगा सिर्फ खाने के लिए तो वो लैक्टोज को गैलेक्टोज में तोड़ेगा, गैलेक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ेगा और ग्लूकोज से एनर्जी अपना लेगा। अब तुम बोलोगे कि ग्लूकोज से एनर्जी क्या होगा? खाना खाते हो, 2 घंटे बनाते हो, 10 मिनट में खाते हो, फिर 2 घंटे बर्तन पकड़ कर धुलते हो, क्यों? इतनी मेहनत क्यों? तुम नहीं करते हो, तुम्हारे घर में कोई तो करता है, इतनी मेहनत क्यों?
खाने के लिए, ग्लूकोज के लिए, स्टार्च के लिए, जो भी एनर्जी के लिए, ठीक है। तो बैक्टीरिया अपने लिए नहीं करेगा, जीने के लिए वो नहीं करेगा। पढ़ क्यों रहे हो? डॉक्टर बनने के लिए। डॉक्टर बनने के क्या करोगे? पेशेंट देखेंगे। पेशेंट देख क्या करोगे? अल्टीमेट गोल पैसा है, ठीक है। बहुत ज्ञान मत करो। Therefore, in simpler terms, it is the metabolic, physiological और environmental condition that regulate the expression of gene। तो ये सारे कहने का मतलब है कि ये तुम्हारे मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंट, ये सारे कंडीशंस ऐसे हो जाते हैं कि हम जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करें, ठीक है। द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म आर आल्सो रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेट रेगुलेशन ऑफ सेवरल सेट्स ऑफ जीन्स। जो भी तुम देख रहे हो कि एम्ब्रियो से एडल्ट्स का बनना, फिर तुम्हारा बहुत सारे ऑर्गन, देखो जैसे सेल से टिश्यू बनना, टिश्यू से ऑर्गन बनना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनना, और सारे ऑर्गन सिस्टम को मिला करके आपस में कोऑर्डिनेट करके चलना, ये भी तो जीन के एक्सप्रेशन का ही काम है। अगर तुम देख रही हो तो तुम्हारी आंख को ये काम करने के लिए कभी ना कभी तो जीन एक्सप्रेस हुआ होगा, तभी तो तुम्हारी आंख बनी होगी। समझ रहे हो बात को? हाथ ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे हाथ बनाने के लिए कोई तो जीन रिस्पॉन्सिबल होगा सेल का। बस वही वाली बात है। प्रोकैरियोट्स में कंट्रोल एंड रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट ऑफ कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शनल स्टेज पे ही हम रोक सकते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के साथ स्प्लाइसिंग पे रोक दो, एमआरएनए मूव करके जा रहा है साइटोप्लाज्म में, वहां पे रोक दो, उसके बाद ट्रांसलेशन पे भी रोक दो। लेकिन प्रोकैरियोट्स में सिर्फ ट्रांसक्रिप्शनल पे ही हो सकता है, ठीक है। इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट गिवन प्रोमोटर इज टर्न रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन विद एसेसरी प्रोटीन व्हिच इज अफेक्टेड द स्टेबिलिटी ऑफ एबिलिटी ऑफ टू रिकॉग्नाइज साइट। प्रोकैरियोट्स में कैसे रोकोगे? जब प्रोमोटर के पास आरएनए पॉलीमरेज जुड़ रहा था उस टाइम कुछ ऐसा कर दो कि वो प्रोमोटर रीजन को पहचान ही ना पाए, तो वहां से रुक जाएगा। These regulatory proteins can act both positively activators and negatively। ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं वो तुम्हारे एक्टिवेटर के लिए मतलब पॉजिटिव भी काम कर सकती हैं और रिप्रेसर के जैसे, मतलब उसे रिप्रेस करके नेगेटिव भी काम कर सकती हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे चलो छोड़ो रहने दो। The accessibility of promoter region of prokaryotes DNA is mainly case regulated by interaction of proteins with sequence termed as operator। देखो प्रोकैरियोट्स में जो भी तुम्हारा प्रोमोटर रीजन का एक्सेसिबिलिटी होता है वो प्रोटीन्स के इंटरेक्शन से होता है। किसके इंटरेक्शन से? प्रोटीन सीक्वेंस के साथ प्रोटीन के इंटरेक्शन से होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट के डीएनए में जो भी तुम्हारे प्रमोटर रीजन का एक्सेसिबिलिटी होता है वो तुम्हारे प्रोटीन और सीक्वेंस के आपस के इंटरेक्शन की वजह से होता है। उस पूरे को हम क्या टर्म देते हैं? ऑपरेटर, जो ऑपरेट करे, ठीक है। द ऑपरेटर रीजन इज एडिशन टू प्रमोटर एलिमेंट्स इज मोस्ट ऑपरेशंस इन मोस्ट केसेस द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर बाइंड और रिप्रेसर प्रोटीन। देखो ऑपरेटर का काम होता है ना कि जैसे ये तुम्हारा प्रमोटर के एडिसेंट मतलब आसपास पाया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे ऑपरेशंस में जैसे ट्रिप ऑपरेशन हो गया, लैक ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तो इसमें ये क्या करता है? ऑपरेटर रीजन जो होता है वो तुम्हारा एक रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड हो जाता है। लैक ऑपरेशन में ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये लैक ऑपरेशन वाला मेन टॉपिक है, ठीक है। ईच ऑपरेशन है स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर। देखो मेन होता है ना, सिंपल वर्ड्स में मैं पूरा समझा दूं, रुको पहले ये वाली लाइन पढ़ लेंगे। फॉर एग्जांपल लैक ऑपरेटर इज प्रेजेंट ओनली इन लैक ऑपरेशन एंड इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक लैक रिप्रेसर ओनली। इसके बाद भी कुछ है, चलो देखो। अब ये पूरे जो इतना टेक्निकल लैंग्वेज लिखा है ना, सिंपल वर्ड्स में मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। होता ये है कि अभी हमने पढ़ा बैक्टीरिया को चाहिए ग्लूकोज, बैक्टीरिया को क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा? जो तुम्हारा प्रमोटर रीजन है उसके पास होता है ऑपरेटर रीजन, ठीक है। ऑपरेटर रीजन उसमें होता ही है कि ऑपरेटर रीजन एक जीन तुम्हारा बनाया, फिर लैक्टोज, यहाँ पे जो रिप्रेसर का काम करेगा वो काम करेगा लैक्टोज। तो ये लैक्टोज जाकर क्या करेगा? ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा। जब हम वही बोल रहा हूँ लैक ऑपरेशन पढ़ेंगे ज्यादा समझ में आएगा कि ऑपरेटर जो होता है ना, ऑपरेटर वो तुम्हारे इसके जीन्स के एक्सप्रेशन को रोक देगा। जैसे मान लो कोई ZYA, जैसे मान लो ये 3 जीन है ZYA, ठीक है। अब इनसे ये कोई सपोज करो कोई X एंजाइम बना रहा है, A एंजाइम बना रहा है,
ये कोई बी एंजाइम बना रहा है, ये कोई सी एंजाइम बना रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसका जो प्रमोटर है, प्रमोटर ये कुछ सिग्नल दिया कि इनको एक्टिवेट करो, ये कुछ सिग्नल दिया इनको एक्टिवेट करो। क्यों एक्टिवेट करो? ये तीनों तुम्हारे लैक्टोज से ग्लूकोज बना रहे हैं, ठीक है। ये तीनों एंजाइम क्या करेंगे? एबीसी, लैक्टोज से ग्लूकोज बना रहे हैं। इसके लिए प्रमोटर ने कुछ सिग्नल भेजा कि कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसा एंजाइम बनाओ कि लैक्टोज को हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकें। बट यहाँ पे लैक्टोज रिप्रेसर के जैसे काम किया, और ऑपरेटर, इन तीनों को ऑपरेट करने वाला जो वो है एरिया, रीजन, उसे हम बोलेंगे ऑपरेटर रीजन। तो लैक्टोज क्या किया कि ऑपरेटर के पास जाकर के बैठ गया, ठीक है। लैक्टोज क्या किया? ऑपरेटर के पास जाकर के बैठ गया। अब ये एंजाइम बनने ही नहीं दे रहा है। तो इसको लैक्टोज को, ये जो रिप्रेसर है उसको हैंडल करने के लिए एक अलग से मैकेनिज्म आती है, ठीक है। ये हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। अगर तुम अभी भी नहीं समझ आया तो डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी पे होने वाला है, ठीक है, लैकोपेरॉन पे ही। उस टाइम पे मैं ये स्लाइड लगाऊंगा फिर से, और एक बार हम फिर देखेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस बात है, लैकोपेरॉन जब तक हम कॉन्सेप्ट उसका देखेंगे नहीं तब तक हमें उतने अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है। फिलहाल हम यूकैरियोट्स में 4 जगह पे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कर सकते हैं, जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो की मैं बात कर रहा था, वीडियो भी देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलेटर प्रोटीन जो होते हैं वो तुम्हारे एक्टिवेटर के जैसे भी काम करेंगे और रिप्रेसर के जैसे भी काम करेंगे। और इनका जो होता है प्रमोटर रीजन का एक्सेसिबिलिटी, वो तुम्हारे प्रोटीन और उसके सीक्वेंस के इंटरेक्शन के साथ होता है, उसे हम बोलते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर रीजन जो होता है वो प्रमोटर रीजन के एडजेसेंट में होता है, और बहुत सारे ऑपरेशंस में, और मोस्ट केसेस में जो ऑपरेटर का सीक्वेंस होता है वो तुम्हारा रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करता है, ठीक है। हर ऑपरेशन के पास उसका स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है और स्पेसिफिक रिप्रेसर होता है। लैक ऑपरेशन में उसका स्पेसिफिक लैक ऑपरेशन है और स्पेसिफिक लैक रिप्रेसर है। बैक्टीरिया का केस ले लो, बैक्टीरिया को मान लो कि अगर सराउंडिंग में सिर्फ ग्लूकोज है, सराउंडिंग में सिर्फ ग्लूकोज है, तो ये होगा कि ऑपरेटर काम नहीं करेगा। तब वहाँ पे एबीसी एंजाइम की जरूरत नहीं है कि लैक्टोज को ग्लूकोज में करे, तो वो रिप्रेसर प्रोटीन जाकर के तुम्हारा ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तुम्हारा रिप्रेसर प्रोटीन जाकर के ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा, जो ZYA जीन को, ZYA मैंने क्यों लिया? क्योंकि लैकोपेरॉन में ZYA जीन ही है। जैसे मान लो कि अगर सराउंडिंग मीडियम में सिर्फ ग्लूकोज है, लैक्टोज नहीं है, तो ZYA को काम करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से एबीसी प्रोटीन बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करेगा रिप्रेसर इसके ZYA के ऑपरेटर से जाकर के बाइंड कर जाएगा, इसे रोक देगा, ठीक है। अगर सराउंडिंग मीडियम में लैक्टोज है तो ऑपरेटर को काम करना है, तो लैक्टोज को तोड़ना है, तो रिप्रेसर प्रोटीन जो भी रिप्रेसर प्रोटीन है इसे रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये जाकर के इससे बाइंड हो जाएगा। बाइंड हो गया तो ये तुम्हारा एक्टिव नहीं होगा, और एक्टिव नहीं होगा तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, ये एंजाइम नहीं बनेगा तो लैक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा। समझ लो इतना। तो इसको रिप्रेसर को हटाना पड़ेगा कैसे भी, अगर सराउंडिंग मीडियम में लैक्टोज है। तो इसको हटाने के लिए क्या होगा? इसको हटाने के लिए कुछ mRNA बनेंगे, कुछ अलग से एक मैकेनिज्म होगा, वो हम देखेंगे लैकोपेरॉन में। अभी फिलहाल हम बात करते हैं वीडियो की। वीडियो में हमें क्या देखना है? वीडियो में हमें कुछ नहीं देखना है, ट्रांसलेशन देखना है। आओ ट्रांसलेशन। Production of proteins. लो देखो, DNA टू प्रोटीन, ये हम पिछली क्लास में भी डिस्कस किए थे वैसे। Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called a nucleus. देखो, ये तुम्हारा साइटोप्लाज्म, ये तुम्हारा न्यूक्लियस। The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split. देखो, ये जो तुम देख रहे हो, ये तुम्हारा न्यूक्लियर पोर, इसके थ्रू mRNA बाहर आएगा। Between 23 pairs of ये तुम्हारा क्रोमोसोम। chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins. हिस्टोन विथ DNA, इसको क्या बोलते थे? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में कितना वो आता था? बेस पेयर, 200 बेस पेयर। और न्यूक्लियोसोम का वो माइक्रोस्कोप से देखने पे क्या हमें देखने को मिलता था? बीट्स ऑन स्टिंग। क्या देखने मिलता था? बीट्स ऑन स्टिंग के जैसा अपीयरेंस, Called histones.
Within the DNA are sections called genes. देखो यहाँ पे तुम एक चीज देखो, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसने हाईलाइट किया। इसका हाईलाइट करने का मतलब क्या है कि ये जो पार्ट है, ये जितना भी पार्ट है वो तुम्हारा डीएनए का वो पार्ट है जिसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, जिसे हम जीन बोलते हैं, ठीक है। Genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase ये attaches तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है कि आरएनए बनाना डीएनए से। to the start of the gene. It moves along the DNA, making a देखो, अरे यार यहाँ पे देखो बहुत सारे बेसेस है ना, बहुत सारे बेस हैं। अब ये अपने आप को मैच करेंगे। ये ए है तो ये किसके पास जाएगा, टी के पास जाएगा। ए से यू आएगा क्योंकि ये आरएनए बन रहा है ना, तो आरएनए में टी नहीं होता, यू bases होता in the है। nucleus. देखो ऐसे बना करके अपना जो The एमआरएनए DNA है वो तुम्हारा code बाहर determines निकलेगा। the order in which the free bases are added to the messenger RNA. देख This लो बाहर जा रहा है process ना। is called अब देखो transcription. यहाँ से तुम्हारा निकला, ये कौन सा आरएनए है, ये तुम्हारा है प्री एमआरएनए या हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। मैसेंजर आरएनए ये, बट प्री एमआरएनए है। Before the अब इसमें messenger देखो, अब इसमें क्या होगा, स्प्लाइसिंग। RNA can be used as a template for the production of proteins. It needs to be processed. यहाँ पे इसका प्रोसेसिंग हो रहा है। पहला तो जब ये वो बेस बना रहा था तब हम रोक सकते थे इसके एक्सप्रेशन को। दूसरा एक्सप्रेशन कब रोक सकता था, जब ये बाहर ये स्प्लाइसिंग हो रहा है। यहाँ पे सपोज करो यहाँ से हम काट दिए इसे, स्प्लाइसिंग में यहाँ से काट दिए या फिर कुछ ऐसा कर दिए कि स्प्लाइसिंग हो ही ना, वहां पे इसका एक्सप्रेशन रुक जाएगा। This रेगुलेशन involves ऑफ removing एक्सप्रेशन। and adding sections of RNA. अब देखो The messenger RNA यहाँ then पे moves बाहर जा out रहा of the है, nucleus. यहाँ पे कुछ ऐसा कर दो कि बाहर ही ना जा पाए। तीसरी जगह हमने रेगुलेशन रोक दिया। चौथा देखते into हैं, the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म में आया। अब ट्रांसलेशन शुरू होने वाला है। देखना पहले ध्यान से देखो, पहले स्मॉल यूनिट एनकाउंटर करेंगे। Called ribosomes स्मॉल यूनिट एनकाउंटर bind किया to the messenger RNA. है किसके पास ये, अगर तुम्हें अभी भी नहीं क्लियर हो रहा है तो ये पकड़ इसको, ये है किसके पास, स्मॉल यूनिट के पास है ना। यहाँ पे तुम्हारी लार्ज यूनिट है, स्मॉल यूनिट ये रही, स्मॉल यूनिट के पास है ना। अब देखो क्या होगा, ये तुम्हारा आया AUG वाला। अबे यार ये तुम्हारा है UAC। UAC का मतलब क्या हुआ, UAC का मतलब क्या हुआ, U A से बाइंड करेगा, C तुम्हारा G, A से U। बट पहला तुम इतना याद रखो कि पहला जो होगा वो तुम्हारा AUG वाला होगा, उसके जो ये जो है एंटीकोडॉन उस पे UAC ये वाला होगा, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। The messenger RNA is read यहाँ पे 3 बाइंड किया bases है। at अच्छा a यहाँ time. पहले से चलो कोई ना। As अब each ऐसे triplet is आगे read, देख रहे हो, ये a दोनों transfer RNA चार्ज, ये दोनों चार्ज tRNA है। जब दो चार्ज tRNA आपस में जुड़ रहे हैं तो ऊपर तुम्हारा पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, ये हमने देखा था क्लास में। delivers the अब corresponding यहाँ देखो amino ऊपर अमीनो acid. एसिड जुड़ रहे हैं, ऊपर तुम्हारे अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं, ऊपर As अमीनो each एसिड जुड़ रहे हैं triplet is ना, read, a transfer RNA ऊपर तुम्हारे अमीनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं। देखो delivers the corresponding amino acid. पेप्टाइड बॉन्ड बनते जा रहा है। This is पेप्टाइड बॉन्ड added बनते to गया, a growing chain of amino पेप्टाइड बॉन्ड बनते acids. गया, पेप्टाइड बॉन्ड बनते गया, पॉलीपेप्टाइड हो गया, Once the पॉलीमराइजेशन हो last गया। amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape. अभी यहाँ पे ये क्यों खत्म हुआ, ये क्यों खत्म हुआ बनना, ताकि यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आ गया होगा, ठीक है, स्टॉप कोडॉन। अब यहाँ से क्या होगा, ये तुम्हारा प्राइमरी mRNA है, ये तुम्हारा प्राइमरी mRNA प्राइमरी प्रोटीन है। प्राइमरी प्रोटीन से तुम्हारा क्या बन गया, सेकेंडरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन से क्या बन गया, सेकेंडरी प्रोटीन। ये तुम्हारा क्वाटरनी प्रोटीन है, तो प्राइमरी सेकेंडरी क्वाटरनी टर्सरी, ठीक है। बस यहाँ से डीएनए से प्रोटीन बन गया, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही था। फिर अगर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो तो मेरी आईडी ये है, अगर करना चाहो तो UPADHYAY, ठीक है।
बाकी पिछली क्लास में मैंने मेंशन किया था, ये लगा दे रहा हूँ मैं फोटो ना, अपनी इंस्टाग्राम आईडी की लगा दे रहा हूँ, ठीक है। फॉलो करना चाहो अगर हो तभी करना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।